2023 का साल वैश्विक राजनीति की दृष्टि से हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम। यही वो बरस है जब हम G20 मीटिंग की सदारत करने वाले हैं। इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के मौजूदा चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राजधानी दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों में तैयारियां जोरों पर हैं। जहां कार्यक्रम होने वाले हैं वहां सरकारी अमला तत्परता में है। टैगलाइन वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी धरती और इस पर रहने वाले नागरिक हमारे परिवार की तरह हैं। आपको याद होगा हमने 2022 के आखिरी में जो ईयर एंडर शो किए थे उसमें दुआ की थी कि इस साल भारत एक परिवार की तरह रहे, दुनिया की नज़र में भी और खुद अपनी नज़र में भी। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी भी किस्म के कट्टर पंथ में मुब्तला ना हो। धार्मिक बहसों में पढ़ने के बजाय वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ें। पर कामनाएं हमेशा सच हों तो फिर फसाना ही क्या। 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान आने वाले हैं। दुनिया की नज़र हम पर है और हमारी नज़र नफरती बयानों पर है। जनवरी जैसे तैसे बीता, फरवरी का पहला हफ्ता आया और एक भड़काऊ बयानबाजी सामने आ गई। दूसरे धर्मों के लोगों को, मुसलमानों और ईसाइयों को काटने और मारने के आह्वान सामने आ गए, वो भी राजधानी दिल्ली में। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप शो देखना शुरू कर चुके हैं। व्हाटअबाउटरी का दौर है। लोगों ने पाले चुन रखे हैं। इससे पूछो तो उससे क्यों नहीं, ये सवाल आने लगते हैं। इसलिए आज हमने तय किया कि आपको लल्लन टॉप शो में एक नहीं 2 बड़ी खबरें दिखाएंगे। एक जहां सीधे सीधे धर्म का सहारा लेकर हिंसा की देश को विभाजित करने की बात की जा रही है, और दूसरी खबर जहां पर धार्मिक और तमाम दूसरी पहचानों की आड़ लेकर एक सही को गलत करार देने की, अतिक्रमण की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की जा रही है। पहली खबर दिल्ली की, दूसरी खबर जम्मू कश्मीर से है। दिल्ली की भड़काऊ धर्म संसद करने वालों की खबर लेंगे, जम्मू कश्मीर में चल रहे अभियान की भी खबर लेंगे। विवाद यहाँ भी, विवाद वहाँ भी, सवाल दोनों लोग उठा रहे हैं, दोनों तरफ के आ रहे हैं, लेकिन अपने अपने पाले के हिसाब से। कोई देश का पाला नहीं चुन रहा। पहले दिल्ली की बात करते हैं। 4 फरवरी की दोपहर बागेश्वर धाम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर ट्वीट हुआ। इसमें लिखा गया, पहुंचो जंतर मंतर, बागेश्वर धाम महाराज के समर्थन में। थीम रखी गई सनातन धर्म संसद। दिन रविवार, तारीख 5 फरवरी और वक्त सुबह 10 बजे। इस पोस्टर के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर दर्जनों लोग जुटे। कुछ दिन पहले विवादों में आने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया था, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा, बस घोषणा की आवश्यकता है। और इसी को कोर एजेंडा बनाकर कई अतिवादी संगठन के लोग पहुंचे, जिसमें कुछ साधु संत के वेश में भी थे। उनकी बातें असली संतों जैसी नहीं थी। एक बयान सुनिए। कांग्रेस ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, मुसलमानों ने कहा, ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाई, तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे। कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। क्यों? हमारे सभी देवताओं पे हथियार है, शस्त्र। एक में शस्त्र होना चाहिए हाथ में, दूसरे में शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र शस्त्र का संतुलन बना के चलो। मार काट करनी पड़े तो काटो। अरे जो धर्म को काटने आता है, हिंदू बहु बेटी को काटने आता है, हमारे समाज को काटने आता है, अरे हमारे शास्त्रों को फाड़ने बांटने आता है, अपमान करने आता है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह की घोषणा करके बॉर्डर पे खड़ा करके गोली मार दो। देश की राजधानी में खड़े होकर मारने काटने की बात करना, दूसरे धर्म के लोगों को अपशब्द कहना, ये कौन सा धर्म है और कैसी संसद? और बात यहाँ किसी धर्म की नहीं, देश के कानून की है। वो कानून जो इस तरह के भड़काऊ आयोजनों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। वो कानून जो इस तरह का बयान देने वालों को जेल में डालने के लिए बना है। पर क्या दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई की? जिसने बयान दिया उसका नाम महामंडलेश्वर हरि सिंह बताया जा रहा है। हमने देखा है बड़े हिंसक दंगों की शुरुआत इसी तरह के उकसाऊ बयानों से होती है, जिन्हें शुरू में पुलिस नज़रअंदाज कर देती है। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। हिंसक और भड़काऊ बयानों से भरपूर आयोजन में देश के कुछ नेताओं को गोली मार देने की बात भी कही गई।
स्वामी प्रसाद मौर्य हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, शिक्षा मंत्री बिहार हो, अखिलेश हो, इन सारे राष्ट्रद्रोहियों को राष्ट्र से निकालो और बाजार पर खड़े करके गोली से उड़ा दो। ऐसा पहली बार नहीं कि दिल्ली में इस तरह का आयोजन हुआ। बीते बरस ही बात है जब बीजेपी के सांसद विधायक इस तरह की बातें कर रहे थे। न तब कार्रवाई हुई न अब। बागेश्वर वाले बाबा के समर्थन में हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर नारेबाजी हुई, भीड़ दिखाने के लिए स्कूली बच्चे लाए गए। भारतीय संविधान की धारा 51 कहती है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, मानवता और सवाल व सुधार की भावना का विकास करना हर नागरिक का दायित्व है। वैज्ञानिक चेतना के साथ ही संविधान सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देता है। तो ये देश संविधान से चलेगा या फिर इस तरह के बयानों से? और बात इनकी संख्या की नहीं है, बात चलन की है जो लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ से आते हैं कुछ गंभीर सवाल। पहला ये कि ऐसे आयोजनों के लिए अनुमति पुलिस किस आधार पर देती है? क्या ऐसे आयोजनों की निगरानी की जाती है? और कोई भड़काऊ बयान दिया गया हो तो उस पर फौरी कार्रवाई क्यों नहीं होती? कभी धर्म संसद के नाम पर भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, कभी महापंचायतें बुलाकर ये काम होता है, तो कभी किसी क्षेत्रीय दल से जुड़ा नेता बहुसंख्यक आबादी को धमका देता है। और इन सारे कार्यक्रमों में एक पैटर्न, पहले कार्यक्रम, फिर बयान वायरल, फिर इन वायरल बयानों के आधार पर पुलिस से सवाल कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और पुलिस का टकेसा जवाब, हमें तो शिकायत ही नहीं मिली। जब मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है तब जाकर भोली भाली पुलिस हरकत में आती है। ये दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के हेट स्पीच वाले मामले में दोहराई गई बात है। और तब सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरह से दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। 21 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ के समक्ष याचिका आई। इसमें भारत में मुस्लिम समुदाय की बढ़ती टारगेटिंग को रोकने हेतु तुरंत दखल की अपील की गई। याचिकाकर्ताओं की दलील, हेट स्पीच और नरसंहार का कॉल देने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ सामान्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। ऐसे में न्यायालय को भारत सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश देना चाहिए कि हेट स्पीच और हेट क्राइम के मामलों की गंभीरता से जांच हो और जो लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं उनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए और दूसरे सख्त कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो। सारे तर्क सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सख्त फैसला दिया था। कोर्ट ने दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी कर कहा था कि वे स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताएं कि उन्होंने हेट स्पीच के मामलों में क्या कार्रवाई की। न्यायालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए बिल्कुल साफ किया था कि अब कहीं भी इस तरह के हेट स्पीच या हेट क्राइम के मामले सामने आते हैं तो पुलिस शिकायत मिलने का इंतजार नहीं कर सकती, स्वतः संज्ञान लेकर मामला दाखिल करना होगा और आरोपियों के खिलाफ उपयुक्त कदम उठाने होंगे। इस बाबत संबंधित राज्य सरकारों को अपने यहाँ निर्देश जारी करने का आदेश भी दिया गया था और यह भी साफ किया गया था कि अगर उसके फैसले का पालन नहीं हुआ तो ये सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के रूप में देखा जाएगा। मतलब पुलिस के पास अब ये तर्क भी नहीं कि उससे किसी ने शिकायत नहीं की। आज तक न्यूज चैनल के रिपोर्टर अरविंद ओझा ने इस पर पुलिस की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। अधिकारियों से बात करने पर वही पुराना बहाना सुनने को मिला कि पुलिस को कोई शिकायत अभी तक नहीं मिली, एफआईआर दर्ज नहीं, सोशल मीडिया के जरिए मामला संज्ञान में आया है, लीगल प्रोसेस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश के बावजूद दिल्ली पुलिस के इस व्यवहार पर यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह, उनसे हमने बात की, सुनिए उनका पक्ष। देखिए, ये बड़ी चिंता की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के उपरांत 21 अक्टूबर 2022 को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है कि आप किसी आवेदक की प्रतीक्षा न करें। आपका मतलब पुलिस और प्रशासन, बल्कि अगर आपको सामने कोई ऐसा दृष्टांत आता है कि जो भड़काऊ भाषण की श्रेणी में आता है, तत्काल अपराध पंजीकृत करें, वैधानिक कार्रवाई करें, आवेदक की प्रतीक्षा न करें। आपको स्मरण हो कि ऐसे प्रकरण में दिल्ली पुलिस को पहले भी फटकार मिली थी और इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, इतना समय कैसे लगा विवेचना करने में और किन परिस्थितियों में आपने कहा कि बयान भड़काऊ नहीं है। तो उसके आलोक में अगर आप देखें 21 अक्टूबर 2022 का निर्णय और इस बार जो आपने बताया जंतर मंतर पे जो समागम हुआ उसमें भड़काऊ बातें की गई, ईसाइयों और मुसलमानों के विरुद्ध मारो काटो वाली बात, यह सबके लिए शर्मिंदगी की बात है। कानून के विरुद्ध तो है ही। मैं धाराएं भी आपको बता दूं, 295 ए आईपीसी, 153 ए आईपीसी, धारा 505 आईपीसी। इसके अलावा मैं समझता हूं कि जो शातिर अपराधी हैं, जो सीरियल ऑफेंडर्स हैं, उनके खिलाफ रासुका की उपधारा 1 नेशनल सिक्योरिटी एक्ट सप्लाइज एक्ट लोक व्यवस्था भंग करने के आरोप में इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कि नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई नहीं होगी, इस प्रकार के दृष्टांत बढ़ते जाएंगे और हम बिल्कुल मूक दर्शक बने रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला बनाम भारत सरकार में यह दृष्टांत 14 जनवरी
2023 में एक दिया था ऐसे ही प्रकरण में मॉब लिंचिंग को लेकर के, और इसमें ये कहा था कि अगर दिशा निर्देश का पालन नहीं होगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो साफ है कि दिल्ली पुलिस ने लापरवाही की है। दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र के अधीन काम करती है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है, गृह मंत्री हैं अमित शाह। क्या ऊपर बैठे लोग पुलिस की जवाबदेही तय करेंगे? आप सोच रहे होंगे राजधानी दिल्ली में इस तरह से दूसरे धर्म के लोगों को मारने काटने की बात हो गई तो क्या दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया? हम कहेंगे किया है। नीरज झा नाम के एक पत्रकार जिन्होंने घटना को रिपोर्ट किया, उनके लिए डीसीपी नई दिल्ली के ऑफिस ने नोटिस जारी कर दिया। इसमें लिखा गया कि यह पाया गया है कि आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल आक्रामक, दुर्भावनापूर्ण और भड़काऊ बातों के शेयर करने के लिए किया। साइबर सेल आपके खिलाफ नोटिस देख रही है। सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस जारी हुआ है। नोटिस में स्ट्रिक्ट पेनल एक्शन की बात कही गई। जिसने आयोजन किया, जिसके नाम पर आयोजन हुआ, जिसने भाषण दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन जिसने घटना को रिपोर्ट किया उस पत्रकार को नोटिस। ये तरीका है दिल्ली पुलिस का। और इस पर जो पूर्व कॉप हैं उनकी बात सुनिए। डीसीपी दिल्ली पुलिस का कृत्य बहुत उचित नहीं है, कानूनी दृष्टिकोण से भी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से। तो अगर डीसीपी साहब मार्गदर्शन करें तो क्या पत्रकारिता बंद कर दी जाए, रिपोर्टिंग बंद कर दी जाए? पत्रकारों ने तो वही प्रकाशित किया या वही प्रसारित किया जो कि व्यवहारिक रूप से जो घटना घटित हुई है। ऐसा हमारे देश में अभी काला समय नहीं आया है कि पत्रकारों को डीसीपी महोदय से अनुमति लेकर के समाचार प्रकाशित करना हो या समाचार प्रसारित करना हो। ये उन्होंने स्वविवेक से और एक अपनी कर्तव्य के पालन में उन्होंने ये समाचार प्रकाशित किया, प्रसारित किया। डीसीपी महोदय को चाहिए कि उसके वैधानिक मूल्यांकन करा के अगर वो स्पष्ट नहीं है और अगर उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है तो कोई बात नहीं। जाहिर है कि उसमें आपत्तिजनक बात है, तभी डीसीपी महोदय ने कहा कि आप अफवाह फैला रहे हैं, आप समाज में विघटन फैला रहे हैं। तो बेहतर होगा कि पत्रकारों के ऊपर अपना क्षोभ न उतार करके उनको चाहिए था कि इसमें अपराध पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई करें, बनिस्बत इसके कि अपना क्षोभ और अपनी पीड़ा, तथाकथित पीड़ा, वो पत्रकारों के ऊपर उतारें। जरूरी है कि इस तरह के भाषणों पर, चाहे वो किसी भी धर्म के नेता, साधु, मौलवी, पादरी की तरफ से दिए जाएं, उसे पुलिस संज्ञान में ले कार्रवाई करे, ना कि अपनी हताशा रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों को नोटिस भेजकर दिखाए। अब जम्मू कश्मीर की बात। जम्मू कश्मीर में आजकल बुलडोजर चर्चा में है। अवैध कब्जों पर ये जो बुलडोजर चल रहा है, इसके जरिए सरकार अपनी जमीनें वापस ले रही है। इस साल 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दस्तखत से एक आदेश जारी हुआ। इसके बाद से यहाँ की फिजा में एक अलग सी हलचल नजर आ रही है। ये आदेश क्या था? अतिक्रमण विरोधी अभियान का, जिसमें कहा गया कि 31 जनवरी तक सरकारी जमीनों को कब्जे से मुक्त कराया जाए, भले उस पर किसी आम आदमी का कब्जा हो या किसी खास आदमी का, जो चाहे मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे कैबिनेट मंत्री और किसी भी दल का हो। और इसके बाद से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले के विस्तार पर जाएं उससे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं, इससे हमें इस रिपोर्ट को समझने में आसानी होगी। हम आप जैसे लोग खुद के लिए अगर ज़मीनें खरीदते हैं तो उसका सौदा आमतौर पर स्क्वायर फीट में करते हैं। खेत वगैरह खरीदते हैं तो बीघा, बिस्वा में बात होती है, एकड़ में भी। लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकारी ज़मीनों पर जो खेल हुआ उसमें बात कनाल और मरले की होगी, जिसे हम आपको आसान भाषा में यानी एकड़ में समझा देते हैं। 1 एकड़ ज़मीन का मतलब 8 कनाल या 160 मरला। अब आते हैं खबर पर। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया कि जम्मू कश्मीर में जनवरी में शुरू हुए इस अतिक्रमण विरोधी अभियान में अब तक 15 लाख कनाल यानी 1.87 लाख एकड़ सरकारी जमीन को कब्जे से छुड़ा लिया गया है। इन जमीनों पर कब्जा करने वालों में कई पार्टियों के बड़े नेता शामिल हैं। जो 15 लाख कनाल जमीन कब्जे से खाली कराई गई, उसमें लगभग आधी जमीन यानी 7 लाख कनाल कश्मीर में है। यह आंकड़ा एकड़ में देखें तो करीब 87,000 एकड़। अब ये जान लेते हैं कि कब्जेधारी थे कौन से खद्दरधारी थे। नाम नोट करते चलिए। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के रिश्तेदार से 5 एकड़ जमीन, पीडीपी नेता और महबूबा मुफ्ती के रिश्तेदार सैयद फारूक अंद्राबी से 2 कनाल और 7 मरला जमीन, कांग्रेस से ही पूर्व मुख्यमंत्री रहे सैयद मीर कासिम के परिवार से 15 कनाल जमीन, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद सईद से 1 कनाल जमीन, जनता दल सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे मोहम्मद मकबूल डार की पत्नी से 2 कनाल जमीन, जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री और पीडीपी नेता हसीब ड्राबू से 15 कनाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूर्व मंत्री पीरजादा गुलाम अहमद शाह से 1 कनाल 18 मरला जमीन, हुर्रियत नेता और दक्षिण कश्मीर के पूर्व मीरवाइज काजिर हासिर का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी इस कार्रवाई में गिराया गया।
इसके अलावा बीजेपी नेताओं पर भी कार्रवाई हुई। पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता से जम्मू में 3 एकड़ जमीन छुड़ाई गई। बीजेपी नेता महान सिंह और प्रेम सागर अजीज पर भी कार्रवाई हुई, जिसके तहत करीब 2 एकड़ सरकारी जमीन खाली कराई गई। जम्मू रीजन में बीजेपी नेता अब्दुल गनी कोहली और पीडीपी नेता रहे जुल्फिकार चौधरी को भी नोटिस मिला है। ये दोनों बीजेपी पीडीपी सरकार में मंत्री रहे थे। कई नेताओं का दावा उन्होंने रोशनी एक्ट के तहत जमीनें खरीदी थी। तो अब ये रोशनी एक्ट क्या है? रोशनी एक्ट साल 2001 में तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए बनाया था। इसे जम्मू कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम यानी कब्जा धारकों के लिए स्वामित्व का अधिकार अधिनियम 2001 कहा गया। इसी कानून को रोशनी नाम भी दिया गया। कानून के मुताबिक भूमि का मालिकाना हक उसके कब्जेदारों को इसी शर्त पर दिया जाएगा जब वो बाजार भाव पर सरकार को भूमि की कीमत का भुगतान करेंगे। इसके लिए कट ऑफ मूल साल 1990 की गाइडलाइंस के अनुसार तय किया गया। शुरुआत में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों को कृषि के लिए मालिकाना हक दिया गया। इस अधिनियम में फिर 2 बार संशोधन हुआ, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद और गुलाम नबी आज़ाद की सरकार के कार्यकाल में हुआ। इस दौरान कट ऑफ मूल्य पहले 2004 और फिर 2007 के हिसाब से किया गया। फिर साल 2014 में सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आई, जिसमें खुलासा हुआ कि 2007 से 2013 के बीच जमीन ट्रांसफर करने के मामले में भारी गड़बड़ी हुई। इसके बाद 11 अक्टूबर 2022 को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि रोशनी एक्ट को असंवैधानिक करार देते हैं हम, उसके तहत किए गए कामों को भी असंवैधानिक करार दिया गया। उस वक्त जो भी जमीन के सौदे हुए जांच के दायरे में आए। नामकरण हुआ तो रोशनी घोटाला कहा गया। इस घोटाले का राज्य में ही चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान में क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए हमने द स्ट्रेट लाइन कश्मीर के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी से बात की। देखिए, जो जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण की कार्रवाई चली है, इस अतिक्रमण की कार्रवाई के पीछे पहले तो हाईकोर्ट का एक आदेश है। हाईकोर्ट ने रोशनी भूमि घोटाला मामले में एक याचिका दायर हुई थी हाईकोर्ट में, उसका फैसला आया। फैसले के समय जो उस समय की खंडपीठ थी, उस समय की खंडपीठ में जस्टिस गीता मित्तल थी और उसके अलावा जस्टिस बिंदल थे। जस्टिस गीता मित्तल तो अब रिटायर हो चुकी हैं। तो उस खंडपीठ ने सरकार को ये कहा था कि रोशनी के तहत जितनी भी सरकारी जमीनों का आवंटन किया गया है, लोगों को दी गई है, वो सारी जितनी भी जमीनें दी गई हैं वो आप वापस ले लीजिए, वो सरकार की संपत्ति है। रोशनी स्कीम को असंवैधानिक उन्होंने करार दिया और कहा इस असंवैधानिक स्कीम के जरिए जितनी भी जमीनें बांटी गई हैं वो गलत बांटी गई हैं, तो आप इन तमाम लोगों से ये जमीनें वापस ले लीजिए। उसके बाद जम्मू कश्मीर में वैसे भी सरकारी जमीनों को लेकर एक सरकार के पास जो अपना डाटा है वो कहता है कि 20 लाख कनाल के करीब जमीन जो है उसके ऊपर जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जे हैं। ये सरकारी जमीन, इसके ऊपर अवैध कब्जे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हाईकोर्ट में अलग अलग लोग गए अपने याचिकाएं लेकर, उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष अपनी फरियाद जरूर लिखी, लेकिन हाईकोर्ट ने एनक्रोचमेंटों के ऊपर, ये जो जमीनों के ऊपर अवैध कब्जे हैं, अवैध कब्जों को लेकर हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम इसमें कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे। अवैध कब्जा है। जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, उनसे अब जमीन वापस लीजिए। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अवैध कब्जों के मामले में हम किसी की नहीं सुनेंगे। हमने सुना है कि जम्मू कश्मीर में ताकतवर बलशाली लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने जमीनों के ऊपर कब्जे किए हैं और वो इन सरकारी जमीनों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये सारी आप ये समझ लीजिए बैकग्राउंड है। इसमें लगभग कोई इसमें हाई प्रोफाइल लोगों से जमीनें वापस ली गई, बहुत सारी जगहों पर और ज्यादातर ये जमीनें खाली पड़ी हुई। अभी किसी के घर के ऊपर बुलडोजर चला हो या किसी का घर गिरा दिया गया हो, तो ऐसी अभी तक कोई स्थिति बनी नहीं। हाँ, कमर्शियल कुछ स्ट्रक्चर्स थे उनको गिराया है, किसी की बाउंड्री वॉल थी उसको गिराया गया है, लेकिन अवैध कब्जों में ज्यादातर जमीनें जो सरकार ने वापस ली हैं वो खाली जमीनें। हमने पहले ही बताया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कश्मीर रीजन में ही कार्रवाई हो रही, जम्मू में भी वैसे ही काम हो रहा है। चर्चित कश्मीरी पंडित एमएल धर से जम्मू के करण नगर में 1.5 एकड़ जमीन जब्त हुई। नेताओं और रसूख वाले लोगों से जमीन छुड़ाने की फेहरिस्त बहुत लंबी है। स्थानीय नेता इस पर क्या सोच रहे हैं वो भी सुनते हैं। देखिए, ये एक और हथियार है बीजेपी सरकार के पास। यूएपीए, पीएसए, एनआईए एजेंसीज, ईडी, ये भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे वो जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, उनको घर से बेघर करने की, उनको अपरूट करने की, उनको सताने की, उनको तंग करने की, ये एक और यूएपीए समझ लीजिए ये है। अदरवाइज चाइना ने हमारे 20,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी उन्होंने हड़प ली। उनसे तो वो छुड़ा ले ना, पहले तो घास चराए चाइना से छुड़ा ले, उसके बाद यहाँ घास चराए तो गांव का अपना उनका हक होता है। ये जमीन
इविक्शन करने का नोटिस सरकार की तरफ से जारी हुआ, तब से स्टेटमेंट तो बहुत सारी सियासी पार्टियों के इशू उनके दफ्तर से हुए, लेकिन किसी भी सरकारी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जमीन पे उतरकर एहतजाज नहीं किया। विरोधी चुनाव से जोड़ते हैं, लेकिन यह सत्य है कि अरसे बाद कब्जे वाली जमीनों से अवैध कब्जे हटाए गए। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के अलावा कई जगह लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया कि सरकारी जमीन के छोटे हिस्से पर जिनके घर बने हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी। जिन्होंने नियमों की अवहेलना करके, अपने पदों का दुरुपयोग करके सरकारी संपत्ति अपने अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के नाम करी, तो उन्होंने एक माहौल बनाने का काम किया कि साहब ये 2 लाख लोगों को बेघर करने जा रहा है जम्मू कश्मीर प्रशासन। मुझे लगता है कि मीडिया को बताने की जरूरत है कि इन लोगों ने किया क्या था, किस तरह से सरकारी जमीन पर अपने परिजनों और अपने रिश्तेदारों का नाम चढ़ा करके और सेना से किराया लेने का काम 50 साल से लोग कर रहे थे, किस तरह से सरकारी जमीन आईटीसी से किराया ले रहे थे। ये बातें अब जनता के बीच आनी चाहिए और मुझे लगता है, मैं आपको बहुत विश्वास और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कल अगर मतदान हो जाए तो जम्मू कश्मीर के आवाम की बात मैं कर रहा हूं, 85% लोग कहेंगे कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सबसे सर्वोत्कृष्ट काम यही किया है कि इन प्रभावशाली लोगों को, जिन्होंने अब तक अपने पदों का दुरुपयोग किया था, उनकी जमीन को खाली कराया। सरकार की तरफ से यह दिशा निर्देश क्लियर है कि बड़े कब्जों को छोड़ा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे संज्ञान में लेने से मना कर दिया है। इस समय ये पूरे जम्मू कश्मीर का बड़ा मुद्दा है। अतिक्रमण को लेकर छिड़े विवाद के बीच एक दहशत भरी धमकी भी जारी हुई। लश्कर ए तैयबा के आतंकी संगठन TRF ने चिट्ठी के जरिए कहा, इस अतिक्रमण अभियान में शामिल JCB के मालिकों और ड्राइवरों को निशाना बनाकर हत्या की जाएगी। इसके अलावा राजस्व विभाग में प्यून से लेकर तहसीलदार तक जो भी काम कर रहे हैं उनकी टारगेट किलिंग की जाएगी। तो अब सरकार के सामने चुनौती दोहरी है, जमीनों से अवैध कब्जे हटाने हैं और लोगों की सुरक्षा भी करनी है। बुलडोजर पॉलिटिक्स के आरोप लगते रहे, लेकिन जब हमारी टीम भारत जोड़ो यात्रा की कवरेज के लिए कश्मीर गए थे, तब बातचीत के दौरान ऑफ कैमरा कई कश्मीरियों ने सरकार के इस कदम की सराहना की थी। वो ये मानते हैं कि लूट खसोट की जमीनों को खाली कराया जाना चाहिए। सुनिए स्थानीय पत्रकारों का इस कार्रवाई पर क्या रुख है। जब बुलडोजर सरकार का चलना शुरू करता है और जिस तरह की छवि सरकार की है, उस छवि के चलते आप बुलडोजर किसी तरफ नहीं भी लेके जाना चाहेंगे तो लोगों के मन में और लोगों के मस्तिष्क में ये बात है कि भाई ये बुलडोजर तो हमारी तरफ चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ये सरकार तो किसी की सुनती नहीं है। इस सरकार ने जब कोई चीज तय कर ली तो ये तो सरकार करके रहेगी। तो वो जो सरकार को लेकर एक परसेप्शन है लोगों के बीच में कि इनका बुलडोजर चलता ही चलता है, लेकिन वहीं पर जब लोग देखते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई हुई, किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो अमित जी, हमारे देश में ये कोई जम्मू कश्मीर के लिए मैं नहीं कहूंगा कि यहीं पे लोग बहुत खुश होते हैं। आप अगर किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में जाइए, किसी केंद्र शासित प्रदेश में जाइए, जब वहां बुलडोजर चलता है ना किसी नेता के खिलाफ, किसी अफसर के खिलाफ, तो जो लोग होते हैं बहुत खुश होते हैं, एकदम बहुत एक दूसरे को बधाई देते हैं कि देखिए बहुत बढ़िया काम सरकार कर रही है, इतना बड़ा नेता और उसके खिलाफ बुलडोजर चल गया। दिल्ली और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों की खबरों पर हमने तथ्य आपके सामने रखे। अब आप अपने हिस्से की राय बना सकते हैं। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।